हाय गाइस, इंडिया की हिस्ट्री की बात आती है जब, तो मेजॉरिटी ऑफ लोग ये समझते हैं कि इंडिया गुलाम रहा है या इंडिया को कॉलोनाइज करा गया। बट बहुत कम लोग ये जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था कि इंडिया इतना पावरफुल था कि इंडिया ने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट वॉरियर्स को, वर्ल्ड के मोस्ट करेजियस वॉरियर्स को हराया था। जी हाँ, एक टाइम था एंशिएंट इंडिया में जिस टाइम पे इंडिया ने ग्रीक्स को हराया था। तो ये वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और ये रियल कहानी है, हिस्ट्री में प्रॉपर इसके डॉक्यूमेंटेड है। ये कहानी है ग्रीक्स की, पर्शियंस की और कैसे फिर इंडियंस ने ग्रीक्स को हराया। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी लगेगी और आपको प्राउड भी फील होगा इंडियन होने पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बात है ये है बीसी एरा की। बीसी का मतलब जीसस क्राइस्ट से के बर्थ से 300-400 साल पुरानी बात है। उस टाइम पे ग्रीस और पर्शिया, इसमें बहुत लड़ाई होती थी। पर्शिया का मतलब था उस टाइम पे जो ईरान वाला एरिया है, मेनली जो ईरान, अफगानिस्तान, ये जो पूरा एरिया था, जो इराक वाला, थोड़ा सा इजिप्ट वाला एरिया, ये सारा एक तरीके से पर्शिया में आता था। तो एक तो था पर्शियन एम्पायर और एक साइड था पूरा आपका ग्रीस। अब पर्शिया और जो ग्रीस था ये आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। अब दोनों ही एम्पायर में दो मेन डिफरेंस थे। डिफरेंस क्या था, पहले हम ग्रीस के बारे में जानते हैं। ग्रीस में क्या था, ग्रीस में ना कभी भी एक प्रॉपर एम्पायर नहीं रहा। ग्रीस छोटे छोटे एरिया में बटा हुआ था। जैसे कि मान लीजिए आपकी कॉलोनी है, आपकी एक अलग कॉलोनी है, फिर आपकी सिटी में अलग अलग छोटी छोटी अपनी कॉलोनीज बना ली, लेकिन आपका सिटी यूनाइटेड नहीं है। तो ऐसी ग्रीस में था। ग्रीस में छोटे छोटे सिटीज बने हुए थे जिसको सिटी स्टेट बोला जाता था। जैसे कि एथेंस एक सिटी स्टेट बन गया, एक मैसेडोनिया एक सिटी स्टेट बन गया, ऐसे एक आपका स्पार्टा एक सिटी स्टेट बन गया। तो छोटे छोटे ऐसे हिस्सों में पूरा ग्रीस डिवाइडेड था और ये कभी भी यूनाइट नहीं होते थे, ये आपस में लड़ते रहते थे। स्पेशली एथेंस और स्पार्टा ये आपस में हमेशा पूरे टाइम लड़ते रहते थे। बट जब भी कोई फॉरेन एनिमी अटैक करता था, जैसे मान लीजिए पर्शियंस ने अटैक कर दिया, तब ये एकदम से सारे यूनाइटेड हो जाते थे। ठीक है। और ग्रीक्स बहुत करेजियस थे, बहुत ब्रेव थे। अब पर्शिया में क्या था, पर्शिया में जैसे मैंने आपको बोला कि पर्शिया पूरा एक अंपायर था। ग्रीस पूरा कभी भी एक अंपायर नहीं बना, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड रहा। बट पर्शिया पूरा एक अंपायर था, उसको एक राजा रूल करता था। पर्शिया में जैसे कि मैंने बोला ईरान था, ये वाला इराक, सीरिया, ये वाला एरिया आ गए थोड़ा सा, ठीक है, जो वेस्ट एशिया वाला थोड़ा सा एरिया ये आ गया, और थोड़ा सा आपका अफगानिस्तान आ गया, थोड़ा सा आपका इजिप्ट आ गया। तो ये पूरा बनता था पर्शियन एम्पायर। बहुत बड़ा एम्पायर था पर्शियन एम्पायर उस टाइम का, आप एंशिएंट मैप में देख सकते हो। उस टाइम पर्शियन एम्पायर का राजा था, उसका नाम था किंग डेरियस। ठीक है। अब होता क्या है, जो किंग डेरियस है वो अपनी पूरी आर्मी लेके जाता है, ग्रीस पे अटैक करता है, एथेंस पे अटैक करता है। अब जैसे कि मैंने बोला एथेंस पे अटैक होता है तो एथेंस वाले सब घबरा जाते हैं कि पर्शिया की जो अंपायर था उसकी आर्मी मैसिव आर्मी थी। तो ये एथेंस वाले बोलते हैं स्पार्टन्स को कि भाई तुम हमारे साथ आ जाओ, अटैक हो रहा है। पर्शियंस पे अटैक कर रहे हैं, घबरा भी जाते हैं उस टाइम, थोड़ा सा देख के, इतनी बड़ी मैसिव आर्मी होती है पर्शियंस की। बट जब वो डेरियस अटैक करता है एथेंस पे, तो एथेंस अकेला ही हरा देता है, स्पार्टा की जरूरत ही नहीं पड़ती। स्पार्टन आर्मी जब तक पहुंचती नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए, उससे पहले एथेंस वाले जो होते हैं अकेले ही लड़ लेते हैं, अकेले डेरियस को हरा देते हैं। अब क्यों होता है ऐसा, इतना बड़ा अंपायर था, इतनी मैसिव आर्मी थी पर्शिया की, लेकिन छोटा सा एथेंस छोटा सा है, बहुत कम उसके सैनिक थे, लेकिन वो पूरे उसको हरा देते हैं पर्शियन अंपायर को। उसका रीजन ये बताया जाता है हिस्ट्री में कि जो पर्शियंस थे वो लड़ रहे थे अपने एक सेल्फिश मोटिव के लिए। मतलब हर एक जो सोल्जर्स थे वो उतने ज्यादा मोटिवेटेड नहीं थे, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं थे वो, क्योंकि अलग अलग एथनिसिटीज के लिए थे, अलग अलग एरिया के थे, तो इतना ज्यादा मोटिवेशन नहीं था। बट जो एथेंस के लोग थे वो उसके लिए लड़ रहे थे, कंट्री की प्राइड के लिए, वो कंट्री के करेज के लिए, एक अपना जो सेल्फ एस्टीम होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके लिए लड़ रहे थे। इसी की वजह से बहुत थोड़े होते हुए भी उन्होंने इतनी मैसिव आर्मी को हरा दिया। तो पहली हार तो पर्शियंस की यहां पे होती है। अब डेरियस के बाद आता है जर्सिस। ठीक है। जर्सिस दोबारा अटैक करता है इस पे, स्पार्टा पे अटैक करता है, एथेंस पे, इन सब यही दोबारा अटैक होता है ग्रीस में। अब आपने मूवी देखी होगी एक 300, नहीं देखी तो आज देख लेना, उसमें यही दिखाया है कि जैसे जर्सिस ने अटैक किया है ग्रीस पे। ठीक है। अब जब जर्सिस अटैक करता है ग्रीस पे, तो अब होता क्या है, फिर दोबारा यही कहानी खड़ी होती है। जर्सिस की और बड़ी आर्मी होती है, वो जो डेरियस था उससे भी बड़ी आर्मी लेके जाता है। अब फिर ये घबरा जाते हैं कि अब क्या करें,
जो ग्रीक्स होते हैं कि भाई इतनी बड़ी आर्मी आ रही है, अब तो और बड़ी आर्मी आ रही है, कैसे लड़ाई करेंगे। तो फिर ये क्या करते हैं, इधर 2 माउंटेन्स होते हैं, बीच में 300 सिपाही खड़े होते हैं इनके, सोचो 300 सोल्जर्स खड़े हो जाते हैं इनके, ग्रीक्स खड़े हो जाते हैं और ये कहते हैं कि आने दो, हम इनको देख लेंगे। ये पूरा ढंग से 300 मूवी में दिखाया, अगर आपने वो देखी है मूवी तो आप देखोगे। तो यहाँ से जर्सिस आता है अपनी पूरी मैसिव आर्मी लेके, बहुत बड़ी आर्मी है उसकी, ठीक है। तो यहाँ ऐसे जर्सिस आ रहा है और यहाँ पे जो ग्रीक्स हैं, यहाँ पे खड़े हैं ग्रीक्स, 300 ग्रीक्स हैं और यहाँ लाखों में आ रहे हैं पर्शियंस, और दोनों साइड इधर पत्थर हैं, इधर एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है, बीच में ग्रीक्स खड़े हैं और सामने से लाखों में आ रहे हैं पर्शियंस। तो अब होता क्या है, किंग लियोनाइडस है राजा जो उनका है ग्रीक्स का, वो किंग लियोनाइडस है। तो उसको काफी लंबे टाइम तक तो रोक लेते हैं वो जर्सिस की आर्मी को, लेकिन इवेंचुअली वो हार जाते हैं और जो लियोनाइडस होता है वो मर जाता है 300 लोगों के साथ, ठीक है। लेकिन बहुत ही करेजियसली लड़ता है, बहुत ज्यादा करेजियसली लड़ता है। 300 मूवी में अच्छे से देखा, आप देखना। उसको मार के पूरी 300 लोगों को जर्सिस की आर्मी अंदर जाती है, ठीक है, ग्रीस में जाती है। लेकिन जितने भी वहाँ पे एथेंस वाले होते हैं, जितने भी वहाँ पे ग्रीक्स होते हैं, वो उस पूरे सिटी को खाली कर देते हैं और वो चले जाते हैं। तो वहाँ पे कोई मिलता नहीं है उसको एथेंस में, ठीक है। जो वो अंदर जाता है, जो जर्सिस अपनी आर्मी को लेके, उसको वहाँ पे कोई भी एथेंस का आदमी मिलता नहीं, कोई भी ग्रीक मिलता नहीं है। ग्रीक सारे पहले ही शिप के थ्रू चले जाते हैं, अपना वो अबैंडन कर देते हैं उस एरिया को। गुस्से में आ जाता है जर्सिस, पूरा वो एथेंस वेथेंस सब पूरा जला देता है, पूरा वो ग्रीस पूरा जला देता है, ठीक है। फिर दोबारा बाद में ये जो चले गए थे ग्रीक्स, ये इकट्ठे होते हैं, दोबारा फाइट करते हैं जर्सिस से। इस बार क्या होता है, इस बार जर्सिस का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और परेशान हो जाता है, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड हो जाता है। तो एक तरीके से मेंटली उसकी हार हो जाती है और फिर वो वापस चला जाता है। तो दोबारा क्या हुआ, हम देखते हैं कि दोबारा ग्रीक्स ने अपने करेज से, अपनी एक स्ट्रॉन्ग विल पावर से दोबारा पर्शियंस को हरा दिया। तो इस बार भी क्या होता है, जर्सिस वापस चला जाता है। फिर अब कहानी आगे जाती है। जर्सिस के बाद आता है लड़का जर्सिस का डेरियस 3, ठीक है, मतलब उसके उसी का सक्सेसर है, लड़का नहीं बोलूंगा, सक्सेसर है उसका डेरियस 3। अब तक क्या होता है ग्रीस में, जैसे मैंने बोला ग्रीस कभी एक अंपायर नहीं रहा, अलग अलग रहे, एथेंस अलग है, मैसिडोनिया अलग है, स्पार्टा अलग है। अब पूरे ग्रीस को एक अंपायर बनाने के लिए एक आदमी आता है, इसका नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट करके हिस्ट्री में नाम है, सब जानते हैं, सिकंदर मान बोला जाता है। अलेक्जेंडर था, थोड़ा सा बताता हूँ अलेक्जेंडर के बारे में। अलेक्जेंडर था आपका मेनली मैसिडोनिया का। मैसिडोनिया उस टाइम ग्रीस में नहीं आता था, वो अलग से एक नॉर्थ ऑफ ग्रीस में था। तो किंग फिलिप का लड़का था अलेक्जेंडर। बहुत हद तक किंग फिलिप ने उसके लिए ऑलरेडी एक स्टेज सेट कर दिया था कि वो इतना बड़ा कॉन्करर बनेगा, खुद भी बहुत बहादुर होता है। तो जो अलेक्जेंडर होता है वो लड़ता है जाके डेरियस 3 से, ठीक है, और डेरियस 3 को पहले इजिप्ट में हराता है, फिर बाद में जाके उसको प्रॉपर पर्शिया में, ईरान में जाके उसको हरा देता है, ठीक है। डेरियस 3 को हराता है और जो उसकी गद्दी होती है डेरियस 3 को, क्योंकि जो पर्शिया का राजा होता था उसको किंग ऑफ द किंग्स बोलते थे, तो डेरियस 3 की गद्दी को, उसके पूरे जो एरिया था वहां, उसको बहुत ब्रूटली उसको तबाह कर देता है, क्योंकि वो बदला लेता है। वो कहता है जो इसका जो एंसेस्टर था जर्सिस, उसने मेरे एथेंस को, मेरे ग्रीस को जलाया था, ठीक है, तो अब मैं बदले में इसकी पूरी गद्दी को, सबको जलाऊंगा। तो जाके इसको हराता है डेरियस 3 को और उसके पूरे नामो निशान मिटा देता है उस पूरे एरिया का। तो यहां पे हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर पर्शियन एम्पायर को खत्म कर देता है और पर्शियन एम्पायर पे पूरा अलेक्जेंडर का कंट्रोल आ जाता है। फिर उसके बाद अलेक्जेंडर बढ़ता है नीचे की तरफ मतलब वो इंडिया की तरफ आना स्टार्ट होता है। जैसे यहां से मैसिडोनिया से निकला, पर्शिया को पूरा अपने अंडर लिया, फिर ऐसे करता हुआ इंडिया की तरफ आता है। इंडिया में घुसता है वो पाकिस्तान के एरिया के थ्रू, उस टाइम पाकिस्तान भी इंडिया में ही था, इंडस रिवर के थ्रू आता है इंडिया में। वहां पे फाइट होती है अलेक्जेंडर की पोरस के साथ। पोरस इंडियन किंग था। अब पोरस इतना स्ट्रांग था, जो हिस्टोरियंस बोलते हैं कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा था और बहुत मैसिव, उसकी फिजिकल बिल्ड बहुत अच्छी थी। तो उसकी आर्मी का बहादुरी देख के, जो इतनी करेजियसली लड़ती है पोरस की आर्मी अलेक्जेंडर की आर्मी के साथ, तो जो उसकी आर्मी होती है ना अलेक्जेंडर की, वो घबरा जाती है। वो कहती है कि ये पोरस किंग ही हमें इतना ज्यादा टक्कर दे रहा है, तो हम आगे अंदर जाएंगे तो इतने स्ट्रॉन्ग किंग्स हम कैसे लड़ेंगे। तो घबरा जाती है अलेक्जेंडर की आर्मी। वो बात अलग है कि जीत जाता है अलेक्जेंडर, बट हमें ये देखना चाहिए कि जो माइंडसेट था अलेक्जेंडर की आर्मी का, वो घबरा गए, इतने घबरा गए कि अलेक्जेंडर उसके बाद ना वापस चला जाता है, नीचे नहीं जाता। आया तो था वो पूरे इंडिया को कॉन्कर करने, बट पोरस से जो लड़ाई होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि उसकी पूरी आर्मी, उसका जो पूरा साइकोलॉजी है वो डाउन हो जाती है, उसको वापस मुड़ना पड़ता है।
एक चीज़ और बताता हूँ कि पोरस की बहादुरी के बारे में आपको बताता हूँ। जब पोरस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अलेक्जेंडर जीत जाता है, तो पोरस को जब लाया जाता है ना अलेक्जेंडर के दरबार में, तो पोरस से बोला, अलेक्जेंडर बोलता है पोरस से कि मैं तुम्हारे साथ मैं कैसे सलूक करूं, तुम्हारे साथ मैं कैसे बिहेव करूं। तो पोरस बोलता है कि तुम मेरे साथ वैसे ही बिहेव करो, तुम मेरे साथ वैसे ही सलूक करो जैसे एक राजा राजा के साथ करता है। तो ये आंसर देख के ना अलेक्जेंडर बहुत खुश होता है। वो कहता है कि ये पोरस इतना करेजियस है, इसको अपनी डेथ से भी डर नहीं है, क्योंकि वो मेरे सामने आया है, एक बंदी बन के आया है, तो मैं इसको डेथ पेनल्टी दे सकता हूं। बट इतना करेज है कि पोरस बहादुरी से बोलता है तुम मेरे साथ वैसे ही बिहेव करो, मेरे साथ वैसे ही सलूक करना जैसा राजा राजा के साथ करता है। तो अलेक्जेंडर खुश होता है पोरस की बहादुरी से और उसको रिहा कर देता है, उसका किंगडम भी उसको वापस करता है और फिर वापस मुड़ जाता है। अब कहानी कहती है कि अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है, ठीक है, वापस जाता है बेबीलोन में, उसकी इराक में आता था बेबीलोन उस टाइम। तो 33 साल की एज में उसकी अलेक्जेंडर की डेथ हो जाती है, बहुत यंग एज में अलेक्जेंडर की डेथ हो गई थी। अलेक्जेंडर की डेथ के बाद अलेक्जेंडर का जो अंपायर था, उसका मेनली अंपायर जैसे पूरा एक साइड पर्शिया वाला पूरा एरिया था, इधर थोड़ा इजिप्ट वाला एरिया था। तो जो इजिप्ट वाला एरिया है वो आ जाता है इसके जनरल प्टोलेमी के हाथ में, और जो पर्शियन अंपायर वाला पूरा एरिया होता है, ठीक है, ईरान, इराक, ये वाला सारा जो एरिया है, अफगानिस्तान वाला पूरा एरिया है, ये एरिया आ जाता है सेलेसियस के हाथ में, जिसका जनरल होता है सेलेसियस। तो इस तरह से उसका जो अंपायर है दो जनरल्स के बीच में बढ़ जाता है। अब जो जनरल होता है उसका सेलेसियस, वो थोड़ा सा ग्रीडी होता है, इंपीरियलिस्ट टाइप का, उसके अंदर ही बहुत एम्बिशन होता है कि मैं भी अलेक्जेंडर की तरह जाऊंगा और दुनिया पर राज करूंगा। तो वो सोचता है कि मैं इंडिया को कॉन्कर कर लूं, जो काम अलेक्जेंडर नहीं कर पाता वो काम मैं करूंगा। सेलेसियस भाई साहब अपनी आर्मी लेके दोबारा इंडिया में घुसते हैं। पहले तो अलेक्जेंडर गया था, अब सेलेसियस जाते हैं इंडिया में अपनी आर्मी लेके। अब इंडिया में उस टाइम होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, यहां से कहानी में आपको ट्विस्ट दिखाई देगा। थोड़ा सा मैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताता हूं, थोड़ी सी एक ब्रीफ आपका बैकग्राउंड देता हूं चंद्रगुप्त मौर्य का। पहले तो ये चीज आप देखो कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो अंपायर था बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग। मतलब अगर मैं साउथ इंडिया को छोड़ दूं तो पूरा जो इंडिया था ना वो उस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य के पास ही था। पूरे के पूरे इंडिया पे चंद्रगुप्त मौर्य ने कॉन्कर कर रखा था। इतने ज्यादा पावरफुल, इतने ज्यादा शक्तिशाली वो राजा थे। मतलब बे ऑफ बंगाल से उठा के आप पूरा अरेबियन जो ओशियन है वहां तक पूरा जाओगे, ईस्ट टू वेस्ट, और पूरा नॉर्थ वाला एरिया, सेंट्रल इंडिया, सारा का सारा चंद्रगुप्त मौर्य के अंडर था। तो इतने पावरफुल राजा थे। और जो इनका मेन, जहां पे इनका जो रूल था, जो सेंट्रल एरिया था, वो बोलते हैं इनको मगध अंपायर। उस टाइम मौर्यन अंपायर को मगध अंपायर बोला जाता था, जो बिहार वाला एरिया है, ठीक है, उसको मगध अंपायर बोलते हैं। उस टाइम इनकी कैपिटल थी पाटलिपुत्रा, जो कि प्रेजेंट में पटना है। अब चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी ये है कि जब वो एक नॉर्मल इंसान थे, तो उस टाइम पे नंदा डायनेस्टी जो थी, वहां पे एक नंदा जो रूलर थे, उनके साथ उनकी कुछ अनबन थी। तो जो नंदा किंग थे, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को एग्जाइल में भेज दिया था। जब वो एग्जाइल में गए तो उनके साथ थे चाणक्य उनके फ्रेंड भी थे, चाणक्य उनके काउंसलर भी थे। हम सब चाणक्य के बारे में जानते हैं, बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंट आदमी थे। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की बहुत हेल्प की। चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर अटैक किया नंदा किंग पे, नंदा किंग को हटाया, और फिर पूरा अपना इस तरह से उन्होंने अपना पूरा मगध अंपायर, पूरा अपना चंद्रगुप्त मौर्य अंपायर बनाया। तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। अब पता चलेगा क्यों पावरफुल थे। देखो, जब अब यहां पे आ रहा है सेलेसियस, ये आ रहा है यहां से पर्शिया से, इधर से होता हुआ अलेक्जेंडर का जनरल, यहां पे है चंद्रगुप्त मौर्य। अटैक होता है, उसको लगता है सेलेसियस को क्या है, मैं आराम से हरा लूंगा, मैं तो भाई अलेक्जेंडर का जनरल ठहरा, क्या ये इंडियंस मेरे आगे, उसको ऐसा लगता है, दिमाग में सोच होती है। बट जो उसका ये जो इल्यूजन होता है ना, 2 मिनट में टूट जाता है। टूट क्यों जाता है? क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य सेलेसियस को बुरी तरह हरा देते हैं, ठीक है। ना ही हराते हैं, उसका ये जो पूरा अंपायर था ना, ऊपर वाला ये अफगानिस्तान वाला एरिया, ये सारा भी चंद्रगुप्त मौर्य अंपायर के अंदर आ जाता है, पूरा वो मौर्य अंपायर के अंदर आ जाता है। और सेलेसियस की लड़की से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी हो जाती है, ठीक है। तो यहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि अलेक्जेंडर, जिसको ग्रेट बोला जाता है, विश्व विजेता बोला जाता है, उसके जनरल को किसने हराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? इंडियन थे, ठीक है। वापस सेलेसियस को मुंह की खानी पड़ी, वापस होश ठिकाने आ गए और वापस जाना पड़ा उसको। अपना अंपायर भी देके गया, अफगानिस्तान वाला वो हिस्सा भी देके गया, अपनी लड़की की भी शादी करा के गया चंद्रगुप्त मौर्य से। उस टाइम पे शादियां पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल टाइज की वजह से होती थी, ठीक है। तो वापस जाना पड़ा, तो क्योंकि इतने बहादुर थे इंडियन उस टाइम, इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हमने ग्रीस को हराया है। जी हां, चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीस को हराया था। अब ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है?
ये स्टोरी मैंने आपको क्यों सुनाई? ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि मुझे ना बहुत ख़राब लगता है जब लोग ये कहते हैं कि इंडियंस वीक थे, इंडियंस के अंदर फाइटिंग स्पिरिट नहीं थी, या फिर इंडियंस गुलाम रहे हैं। ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट्स हैं। जो भी इंसान ये स्टेटमेंट देता है इसका मतलब सिर्फ साफ साफ है कि उस इंसान को हिस्ट्री की नॉलेज ठीक से नहीं है। उसका जो होराइज़न है वो भी काफ़ी नैरो है, उसको अपने होराइज़न को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कभी भी नहीं रहा पूरी हिस्ट्री में जहाँ पे आपको ये दिखाई दे कि इंडियंस ब्रेव नहीं थे, या इंडियंस लड़ नहीं पाए, या इंडियंस किसी भी तरीके से वीक थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडियंस ने वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेजियस वॉरियर रेस को हराया है। हमने ग्रीस को हराया हुआ है। ठीक है, तो हिस्ट्री अगर आप उठा के देखोगे तो इस तरह की बहुत सारी महान गाथाएं और इस तरह की बहुत एक ब्रेवरी की कथाएं आपको इंडिया की हिस्ट्री में दिखाई देंगी। तो गाइस, ये था वीडियो। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके सामने लेके आता रहूंगा जिससे आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग भी लगे, आपको याद भी रहे, और आपको ये भी मालूम पड़े कि जो हमारा कंट्री है वो कभी कितना ग्रेट हुआ करता था। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।